guys, this is Roshan and welcome back to your own YouTube channel रोशनपीडिया द डीप नॉलेज वर्सिटी में। तो कैसे हैं आप? और आज हम लोग पढ़ेंगे चाइना के बारे में। अभी हम लोग आसियान और यूरोपियन यूनियन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं पीछे के टॉपिक्स में। अगर आप लोग उस टॉपिक्स को नहीं देखे हैं तो बिल्कुल जाइए और देख के आइए। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। तो ये बोर्ड में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रहता है कि चाइनीज इकोनॉमी कैसे एमर्ज हुआ। इसके बारे में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, या फिर यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी है चाइनीज इकोनॉमी की। खैर, सब चीज़ का अच्छा तो नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना चीज़ का खामियां भी होती है। तो यहाँ पे लिमिटेशन भी हम लोग डील करेंगे और अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ये टोटल मिला के 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे लिखना है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका इंडिपेंडेंस अगर बोला जाए तो कब हुआ था, 1949 में हुआ था, और मेजर डिसीजंस 1970s में लिया गया। तो 1949 में क्या हुआ, चाइना को आज़ादी मिला, ठीक है। और इंडिया को आज़ादी कब मिला था, 1947 में। तो ठीक 2 साल के बाद चाइना को आज़ादी मिलता है, और ये बड़ा बड़ा स्टेप या बोल सकते हो इंटरनेशनल वर्ल्ड में आना तब चालू करता है 1970s के बाद। और सबसे पहले 1972 में यूएस के साथ ये अपना रिलेशन बिल्ड करता है, और इससे क्या होता है कि वो यूएन का मेंबर भी बन जाता है। उसी ईयर 1972 में ही ये क्या बन जाता है, यूएन का मेंबर। तो यहाँ पे भी बोर्ड में आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, मैच द फॉलोइंग के रूप में या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। तो आप लिख सकते हैं कि 1949 में इंडिपेंडेंस मिला, 1972 यूएस के साथ अच्छा रिलेशन बनाता है, सेम ईयर ही यूएन का मेंबर बन जाता है। और 1973 में क्या होता है, कह सकते हो प्रीमियर मतलब प्राइम मिनिस्टर वहाँ के, ठीक है। तो जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो प्रीमियर होते हैं, जो इन लाइन, वो एक नया स्टेप लेते हैं फॉर मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। इसको अडॉप्ट किया जाता है चाइना में। और ये 4 मॉडर्नाइजेशन क्या है, 4 पिलर्स है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड लास्ट मिलिट्री, ठीक है। ये 4 स्टेप को अडॉप्ट किया जाता है चाइना में ताकि उसका इकोनॉमी क्या हो, राइज हो। फिर 5 साल के बाद 1978 में, ठीक है, उस समय के लीडर डेनी जियाओपिंग, ठीक है, अजीब नाम है बट जो भी नाम है याद रख लेना, ठीक है। ये अनाउंस करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म और ओपन डोर पॉलिसी। मतलब कि अब क्या किए, अपने इकोनॉमी को खोल दिए बाहर से ट्रेड करने के लिए, कि दूसरे कंट्री के पीपल इन्वेस्टर भी आए और यहाँ पे ट्रेड करे, ठीक है। यानी कि प्राइवेटाइजेशन चालू हो गया। तो यहाँ देखते हैं कि क्या क्या रिफॉर्म था इकोनॉमिक रिफॉर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एकदम आपसे 1 मार्क्स में यस फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है कि ओपन डोर पॉलिसी जो था किसके द्वारा लाया गया था चाइना में और कब लाया गया था। और इंडिया का कब था, इंडिया का 1991 में इकोनॉमी को ओपन किया गया था, और चाइना का 1978 में। तो देखते हैं कि पॉलिसीज क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि एग्रीकल्चर में प्राइवेटाइजेशन आता है 1982 में, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा स्टेप होता है, क्योंकि इस स्टेप के द्वारा क्या होता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भयंकर भयंकर रिमार्केबल राइज आता है, जिससे क्या होता है कि रूरल लोगों का, ठीक है, इनकम में दिखता है कि बढ़ोतरी हो रहा है। और ये बहुत ही अच्छा स्टेप रहता है। नेक्स्ट देखते हैं कि स्मॉल बैंक को ओपन कर दिया जाता है ताकि जो फार्मर्स है वो अपना सेविंग बचा सके, इम्प्रूव कर सके। तीसरे नंबर पे क्या होता है, 1998 में इंडस्ट्रीज में प्राइवेटाइजेशन आता है, ठीक है, ताकि इन्वेस्टर्स आए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बोले तो SEZ को इस्टेब्लिश किया जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये क्या मतलब बोल सकते हो कि ऐसा एरिया जहाँ पे ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है, या बोल सकते हो कि बहुत ही कम टैक्स लगता है, लेबर पे, कैपिटल पे, लैंड पे और बिजली वगैरह में भी कम दाम लगता है। तो ये सब इकोनॉमिक जोन्स होता है ताकि इन्वेस्टर को लालच दिया जाए और वो कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करे। और लास्ट देखते हैं रिफॉर्म में, तो WTO का, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये मेंबर बन जाता है 2001 में। और कोई भी तभी मेंबर बन सकता है WTO का जब वो अपने इकोनॉमी को ओपन रखेगा। तो एक बार क्विक रिफॉर्म देख लेते हैं 1978 का। ये आपसे 4 मार्क्स में अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म। सबसे पहले देखते हैं प्राइवेटाइजेशन होता है एग्रीकल्चर में 1982 में, जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बहुत ही ज़्यादा राइज करता है और रूरल इनकम में भी बढ़ोतरी दिखता है। स्मॉल बैंक को खोल दिया जाता है ताकि जो फार्मर है अपने सेविंग्स को बढ़ा सके। नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं कि 1998 में प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हो जाता है, जिससे अलग अलग इन्वेस्टर दूसरे कंट्री के इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाता है ताकि इन्वेस्टर्स को लालच दिया जाए और वो फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे आए, अपना एंटरप्राइज को सेटअप करे। और लास्ट में देखते हैं कि 2001 में वो WTO का मेंबर बन जाता है। तो ये था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ चाइना, जो कि 1978 में लाया गया था। और लास्ट यहाँ पे इकोनॉमिक राइज में देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन गया है अभी की नज़र में। किस चीज़ के लिए, FDI के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। क्यों?
क्योंकि अगर तुम देखोगे अभी भी प्रेजेंट वर्ल्ड में ही चाइना क्या है, सबसे बड़ा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, और इससे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब अभी तक दुनिया में है ही नहीं। इसलिए ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन बन गया है FDI के लिए। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या स्टेप था, क्या क्या चीज़ हुआ चाइना का इंडिपेंडेंस के बाद। 1949 में आज़ादी मिलता है। मेजर डिसीजन जो भी लिया जाता है 1970s में लिया जाता है। सबसे पहले US के साथ वो अच्छा रिलेशन बनाता है 1972 में। उसी ईयर, ठीक है, सेम ईयर वो UN का मेंबर बन जाता है। और 1973 में जो वहाँ के प्रीमियर जो इनलाई होते हैं वो 4 मॉडर्नाइजेशन ऑफ पाथ को अडॉप्ट करते हैं। उसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिलिट्री के ऊपर ध्यान दिया जाता है। 1978 में देखते हैं कि जो उस समय के लीडर होते हैं जियाओपिंग, वो अनाउंस करते हैं ओपन डोर पॉलिसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1978 में, ठीक है। और ये क्या क्या है आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये थी कुछ चीज़ें जो कि बता रही थी कि किस तरह चाइना का इकोनॉमी राइज हुआ। तो बहुत ईजी से आप लोग देख लीजिएगा, कितना आसान है, देखिए समझ में आ गया। अब देखते हैं कि इतना अच्छा तो स्टेप लिया गया, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जिससे क्या हुआ कि लिमिटेशन रहा, कुछ ना कुछ खामियां भी रही। तो देखते हैं वो क्या खामियां थी। और आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये वीडियो तुम लोग को अच्छा लग रहा है। और हाँ, अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, एंड हाँ, पूरा फैला दो यार। एंड इस वीडियो का टारगेट 100 लाइक रखते हैं। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर, लिमिटेशंस ऑफ रिफॉर्म्स, ठीक है। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है, यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस था। देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था चाइना में। 100 मिलियन पीपल जॉब के लिए ढूंढ रहे थे, तलाश रहे थे। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। खासकर देखा जाए तो फीमेल एम्प्लॉयमेंट और उसका कंडीशन, ठीक है, काम करने का बिल्कुल घटिया था, बर्बाद था। एज इतना ज़्यादा खराब था जो कि वुमेन का स्थिति हुआ करता था 18th और 19th सेंचुरीज के यूरोप में, ठीक है। उस तरह का हालत हो गया था, मतलब समझ सकते हो बहुत ही ज़्यादा बुरा। और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा था, करप्शन बढ़ रहा था। इन सब चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं था। बस चाइना का ये ध्यान था कि अपने इकोनॉमी को रिवाइव करे। इन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, फीमेल एम्प्लॉयमेंट बहुत ही खराब, कंडीशन ऑफ वर्क बहुत ही खराब, इन्वायरमेंट का स्थिति खराब, करप्शन बढ़ रहा है, ठीक है। और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दिख रहा था, क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, ट्रेडर थे, वो तो अच्छा कर रहे थे, देश को बढ़ा रहे थे, अपने पावर को राइज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा था, रूरल और अर्बन लोगों के बीच में, और खासकर कोस्टल और इनलैंड प्रोविंस के बीच में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दिख रहा था। और ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ही चाइना का इकोनॉमी का इंटीग्रेट हो जाता है कैसे वर्ल्ड के इकोनॉमी से, ठीक है, तो क्या होता है, इंटरडिपेंडेंसी बढ़ जाता है। ध्यान से समझो, ठीक है। इंटरडिपेंडेंसी कैसे बढ़ जाता है, एक दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड हो जाता है। और ये क्या करता है, ये इनेबल करता है चाइना को इन्फ्लुएंस करने का अपने पावर का, ठीक है, अपने इकोनॉमी का दूसरे ट्रेड पार्टनर से, ठीक है। जो दूसरे कंट्री के ट्रेडर्स है उन पर इन्फ्लुएंस होता है चाइना का, उस पर वो अपना रौब दिखाता है, रौब झाड़ता है, या कह सकते हो मोनोपोली टाइप का कर रहा होता है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा लिमिटेशन है, और ये मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा। और ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलेगा। और आपको करना तो कुछ नहीं है, बुक भी नहीं खोलना है, बस इसका PDF डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और लास्टली देखते हैं कि जो इसका इशू है, ठीक है, जापान के साथ, US के साथ, आसियान के साथ, रशिया के साथ, ये कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी को टेम्पर करता है, ठीक है। और ये अपना ही सिर्फ वर्चस्व दिखाना चाहता है किसी भी कंट्रीज के ऊपर। और फिलहाल हाल फिलहाल में भी, प्रेजेंट में भी यही देखा जा रहा है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या लिमिटेशन था। सबसे पहले देखिए, मोस्ट 100 मिलियन पीपल अपना जॉब ढूंढ रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, फीमेल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया था, उसके कंडीशन बहुत ही खराब था, कंपेयर किया गया था यूरोप के कंडीशन से जो कि 18th और 19th सेंचुरी में हुआ करता था। इन्वायरमेंट पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा था, करप्शन एकदम तेजी में बढ़ रहा था, ठीक है। और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दिख रहा था रूरल और अर्बन के पीपल के बीच में, और खासकर और इनलैंड प्रोविंस के पीपल के बीच में। जैसे ही चाइना का इकोनॉमी वर्ल्ड के इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हो जाता है तो देखा जाता है कि इंटरडिपेंडेंसी बढ़ जाता है, जिसके कारण चाइना को एक बोल सकते हो पावर मिल जाता है। अपने पावर को वो इन्फ्लुएंस दिखाता है, इन्फ्लुएंस करता है दूसरे ट्रेड पार्टनर के साथ। और लास्टली देखें, ये जो इन्फ्लुएंस दिखा रहा है, मोनोपोली दिखा रहा है, इसके साथ बहुत सारे इशूज राइज हो जाता है, जापान के साथ, US के साथ, आसियान के साथ, रशिया के साथ, इवन देखें तो बहुत सारे कंट्री के साथ है। लेकिन बुक में इतना ही दिया हुआ है, तो हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी ऑन Instagram, हियर इज माई हैंडल। थैंक यू एंड बाय बाय।